प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में हम अज्ञेय की काव्यगत विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्व में हमने अज्ञेय की काव्य कृतियों को पढ़ा और प्रयोगवादी कविता में उनके स्थान के बारे में बात की। आप जानते हैं कि अज्ञेय प्रयोगवादी कवि हैं और उन्होंने कविता में या संपूर्ण कविता को ही एक प्रयोग माना है, जिसके अंतर्गत उन्होंने पुरानी मान्यताओं को रद्द करके उनके स्थान पर नई मान्यताओं को स्थापित किया है। आज हम देखेंगे कि उन्होंने काव्य संबंधी किन नई मान्यताओं को कविता में स्थान दिया। अज्ञेय ने सर्वप्रथम कविता को प्रयोग का विषय स्वीकार किया है और उनकी यह दृढ़ धारणा रही कि आज का प्रयोगवादी नया कवि सत्यान्वेषण में लीन है। वह कविता के माध्यम से उस सत्य का अन्वेषण कर रहा है जिसे उसने प्राप्त नहीं किया है। वह पहले भी अन्वेषी एवं राही था और आज भी उसकी स्थिति वही है। जैसा कि अज्ञेय जी कहते हैं कि संग्रहित कवि सभी ऐसे होंगे जो कविता को प्रयोग का विषय मानते हैं, जो दावा करते हैं कि वे किसी मंजिल पर पहुँचे हुए नहीं हैं, बल्कि अभी राही हैं, राही ही नहीं राहों के अन्वेषी हैं। उनकी इस बात से ये सिद्ध होता है कि कवि कविता को सत्यान्वेषण का साधन मानकर चला है, साध्य नहीं। साध्य तो उसका कुछ और ही है और वह कुछ और ही सत्य है, आत्मा का सत्य जिसकी चिरंतन खोज चल रही है। कवि अज्ञेय ने स्वीकार भी किया है कि कवि का काव्य उसकी आत्मा का है। यह भी कहना ठीक होगा कि वह सत्य व्यक्तिबद्ध नहीं है, व्यापक है और अज्ञेय के अनुसार सत्य जितना व्यापक होगा उतना ही काव्य उत्कर्षकारी होता है। किंतु यदि हम ये मान लें तब हम व्यक्ति सत्य और व्यापक सत्य की दो पराकाष्ठाओं के बीच उसके कई स्तरों की उद्भावना करते हैं और कवि इन स्तरों से किसी पर भी हो सकता है। इस तरह कवि अज्ञेय आत्मा के सत्य को अन्वेषण करना ही कविता का चरम साध्य मानते हैं। किंतु इस मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। आज का कवि सबसे बड़ी बाधा साधारणीकरण और प्रेषणीयता को मानता है, यानी पुरानी भाषा और उसके उपकरण आज की कवि को असमर्थ और असमीचीन प्रतीत होते हैं, क्योंकि प्राचीन भाषा में आज की संवेदनात्मक जीवन की गहन समस्याओं के उद्घाटन की क्षमता नहीं है, सामाजिक उत्तरदायित्व को वहन करने की क्षमता नहीं है और आज की विविध समस्याओं को अंकित करने के लिए उसके पास उपमाओं का सर्वथा अभाव है। इसी कमी को पूरा करने के लिए आज के कवि को बड़ी जटिल समस्या का सामना करना पड़ता है। उसे अपने हृदय में व्यापक एवं अर्थ को पाठकों तक पहुंचाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वह चाहता तो है अपनी कविता के द्वारा एक व्यापक अर्थ की प्रतीति कराना, किंतु शब्दों की असमर्थता उसे पग पग पर असफल बना देती है। इसलिए अज्ञेय ने कहा है कि कवि अनुभव करता है कि भाषा का पुराना व्यापकत्व उसमें नहीं है। शब्दों के साधारण अर्थ को बड़ा अर्थ बनाकर हम उसमें भरना चाहते हैं, पर उस बड़े अर्थ को पाठक के मन में उतार देने के साधन अपर्याप्त हैं। वह या तो अर्थ कम पाता है या कुछ भिन्न पाता है। कवि अज्ञेय ने आज के सत्यान्वेषी कवि के बारे में यह तो स्पष्ट किया है कि वह समाज की विषमताओं से व्यथित है, अभावों से पीड़ित है, विभिन्न सामाजिक कुंठाओं से ग्रस्त है और अन्य सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं में उलझा हुआ है। यह कवि अज्ञेय की अपनी स्थिति है और वे स्वयं सत्य के अन्वेषी होकर भी उक्त उलझनों और जटिलताओं से ग्रस्त हैं। अतः अपनी उलझन, संवेदना एवं जटिल समस्याओं में ग्रस्त अनुभूति को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए
जब आज के प्रयोगवादी कवि के पास न तो उतने सार्थक शब्द हैं और न उपकरण हैं, तो वो क्या करे। इसलिए वह कभी अपनी उलझी हुई संवेदनाओं को विराम और संकेतों से व्यक्त करता है, कभी अंकों तथा तिरछी सीधी लकीरों में प्रकट करता है, और कभी छोटे बड़े अक्षरों का सहारा लेता है, और कभी लोगों व स्थानों के नामों तथा अधूरे वाक्यों का सहारा लेता है। ऐसी दयनीय स्थिति में और कवि करे भी क्या, क्योंकि प्राचीन भाषा, प्राचीन काव्य के उपकरण और प्राचीन उपमान अभी भी उसके प्रयोग के अनुकूल नहीं है। उन्हें अपनाते ही उसको भी प्राचीनता के भाव में जकड़ दिया जाता है। इसलिए नवीन कवि ऐसा नहीं चाहता। वह रूढ़िवादी सिद्ध कर दिया जाता है। इसलिए प्रयोगवाद नूतन राह का अन्वेषी होने का दम्भ करता है। इसीलिए कवि आगे कहते हैं कि भाषा को अपर्याप्त पाकर विराम संकेतों से, अंकों और सीधी तिरछी लकीरों से, छोटे बड़े टाइप से, सीधे या उल्टे अक्षरों से, लोगों और स्थानों के नामों से, अधूरे वाक्यों से, सभी प्रकार से, अलग साधनों से कवि उद्योग करने में लगा कि वह अपनी उलझी हुई संवेदना की सृष्टि को पाठकों तक अक्षर पहुंचा सके। इस प्रयास में आज का कवि सफल हुआ या नहीं, इसके साक्षी स्वयं अज्ञेय हैं। वे जानते हैं कि सभी कवि इन नवीन प्रयोगों की ओर प्रवृत्त तो अवश्य हुए हैं, किंतु उन्हें पूरी सफलता नहीं मिली। उनकी ये सफलता पाठक के विचार संयोजक सूत्रों को छू नहीं पाई। वहाँ उसे पागल प्रलापी समझा गया और अनर्थ पा लिया गया। बहुत से लोग इस बात को भूल गए कि कवि आधुनिक जीवन की बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहा है। भाषा की क्रमशः संकुचित होती हुई सार्थकता की केंचुल फाड़कर उसमें नया, अधिक व्यापक, अधिक सारगर्भित अर्थ कवि भरना चाहता है, और अहंकार के कारण नहीं, इसलिए कि उसके भीतर इसकी गहरी मांग स्पंदित है। इसलिए कि वह व्यक्ति सत्य को व्यापक सत्य बनाने का सनातन उत्तरदायित्व भी निभाना चाहता है, पर देखता है कि साधारणीकरण की पुरानी प्रणालियाँ जीवन के ज्वालामुखी से बहकर आते हुए लावा से भरकर रुद्ध हो गई हैं। प्राण संचार का मार्ग उनमें नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि कवि वर्तमान उलझनों को, व्यक्ति के जीवन में उलझी हुई संवेदनाओं के जाल को नए शब्दों, नए उपमाओं के माध्यम से प्रकट करना चाहता है। अगर वह पुराने उपमानों का प्रयोग करता है तो आज की संवेदनाएं अभिव्यक्त नहीं हो पाती और नए शब्द उसके पास है नहीं। ऐसे में नए शब्दों में नई संवेदनाओं को व्यक्त करने का प्रश्न कवि के सामने उपस्थित है, और वह किस तरह अपनी कविता को, अपनी संवेदनाओं को उसमें भरकर व्यक्ति के सामने साधारणीकरण के रूप में प्रस्तुत करे कि व्यक्ति कवि के अर्थ को हूबहू समझ सके। ये समस्या आज के नए कवि के सामने उपस्थित थी। अपने तार सप्तक की भूमिका में जैसे ही अज्ञेय ने आज के नई कवि को प्रयोग करने वाला, नई राहों का अन्वेषी आदि कहा, वैसे ही आलोचकों ने इसे प्रयोग करने वाला कवि मानकर इस कविता को प्रयोगवादी कहना प्रारंभ कर दिया। इस पर अज्ञेय को बुरा लगा और उन्होंने इस नई कविता को किसी वाद का नाम देना अनुचित ठहराया, और वे कहने लगे, प्रयोग कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे हैं और नहीं हैं, न प्रयोग अपने आप में साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना
उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना कि हमें कवितावादी कहना। दूसरे सप्तक तथा अन्य सभी मान्यताएं वैसी ही बनी रहीं जिसके आधार पर अज्ञेय ने आज के नए कवि को अन्वेषी बताया। इसके अलावा प्रयोग को सत्य की उपलब्धि का एक साधन उन्होंने घोषित किया। प्रयोग के लिए प्रयोग को बुरा बताया और ऐसी आशा व्यक्त की कि आज के नए कवि भी सतत प्रयोग करते हुए नई नई समस्याओं, नए नए दायित्वों को अनुभव करते हुए एक दिन गुप्त, प्रसाद, निराला, पंत, दिनकर आदि की ही कोटि में निश्चित रूप से गिने जाएंगे। अपने दूसरे सप्तक में प्रयोगवादी कवि अज्ञेय ने बातें की और वो कहने लगे कि निरंतर प्रयास से धीरे धीरे ये कविता भी श्रेष्ठ कवियों की श्रेणी में उपस्थित हो पाएगी और अपने साध्य को जनसाधारण के समक्ष प्रकट कर पाएगी। अज्ञेय की काव्यगत विशेषताओं को अगले व्याख्यान में भी हम इसी प्रकार से जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।